सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ये कहते हैं कि इस वक्त मुआशी आशारिये बेहतर है, मुल्क मुआशी तरक्की की जानिब गामज़न है। जो बेहतरी मुल्क में आ रही है उसके मुतालिक अपने तर्जुमानों से कह रहे हैं कि वो आगाह करें। मुल्क में मुआशी तरक्की किस तरह से बेहतर है, आज हम इस सूरत हाल पर भी बात करेंगे। लेकिन साथ ही साथ मुल्क में इस वक्त महंगाई की और बेरोज़गारी का अमल है, वो भी इस मुआशी तरक्की के साथ जुड़ा हुआ है कि यह तरक्की है या तनज़्ज़ुली है। लेकिन पिछले हफ्ते में दो बड़ी और अहम खबरें सामने आई थी, जिसमें एक कराची स्टॉक एक्सचेंज, जिसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है, वहां पर तारीख के बुलंद तरीन कारोबार का रेशो रहा है। साथ ही साथ पिछले हफ्ते के आखिर में जो खबर सामने आई थी कि FBR ने मुल्क की तारीख के सबसे ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा किया है। लेकिन उसके बावजूद क्या जो महंगाई है वो कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रही है? क्या मैक्रो और माइक्रो लेवल तक आने के लिए महंगाई और मुआशी तरक्की को क्या मजीद वक्त दरकार होगा? क्या कितना वक्त लग सकता है? या फिर जिसके लिए वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान कहते आए हैं कि माफियाज हैं जो चीज़ों को बेहतर नहीं होने देते हैं, क्या वो माफियाज इतने ताकतवर हैं कि मैक्रो लेवल पर तो बेहतरी की सूरत बताई जा रही है लेकिन माइक्रो लेवल पर चीज़ें बेहतर नहीं हो पा रही हैं? आज प्रोग्राम में इस सूरत हाल पर भी बात होगी। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर सियासी जो मामलात हैं वो दोबारा से शायद गर्म होते हुए नजर आ रहे हैं। पार्लियामान के अंदर शहबाज शरीफ साहब और पार्लियामान से बाहर मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम नून का बयानिया लेकर चलेंगे, यानी कि मफाहमत और मज़ाहमत की सियासत साथ साथ चलेगी पाकिस्तान मुस्लिम नून की, या इसमें कोई बदलाव, कोई रद्दोबदल होगा? लेकिन इस PDM जो अगले आने वाले दिनों में एहतजाज की सूरत अपना रही है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एक सूबे में हुकूमत कर रही है और अपोजिशन की दूसरी बड़ी जमात है, सेनेट में अपोजिशन लीडर उनके पास है, तो वो PDM का हिस्सा नहीं होंगे। तो इस एहतजाज की सूरत क्या बन सकती है? अवामी नेशनल पार्टी भी उनके साथ है, यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दावा कर रही है। तो क्या अब अगले 2 जो वक्त रह गया है इस हुकूमत के लिए वो सब आसान है या मुश्किल है? आज प्रोग्राम में बात होगी। हमारे साथ इस वक्त हमारे मेहमान मौजूद हैं। नदीम कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तर्जुमान पंजाब हुकूमत है, बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब आपके वक्त का। ये जो मुआशी आशारिये बेहतर हो रहे हैं, मईशत दुरुस्त समत में जा रही है, ये वज़ीर आज़म कह रहे हैं, आप बताएं, आप तर्जुमान हैं, तर्जुमानों से कहा है उन्होंने कि ये बताया जाए आवाम को, सर वो किस समत में है, कहाँ दुरुस्त जा रही है, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ आपने बेहतरी और बहुत कुछ अचीव कर लिया है जो आवाम को उसका रिलीफ और आवाम को उसकी रिफ्लेक्शन नजर आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मुदस्सर, हमने चीजों को ग्रेजुअली देखना है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई उस वक्त पाकिस्तान के नेशनल एसेट कितने थे, पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो कितना था, कितनी इंपोर्ट थी, कितनी एक्सपोर्ट थी, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनका पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम पे कितना ट्रस्ट था। मैं सबसे पहले ओवरसीज पाकिस्तानी इसकी बात से इसलिए करूंगा कि बैरून मुल्क बैठे हुए 1 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनको वहां उनका इस पूरे सिस्टम से एतबार आहिस्ता आहिस्ता खत्म किया गया और एक सूरत ये बनी कि पाकिस्तान का बैंकिंग सिस्टम आरी हो गया। फॉरेन रेमिटेंसेस से सारा बिजनेस जो फॉरेन से करेंसी फॉरेन एक्सचेंज आती थी, फॉरेन जो लोग हमारे रेमिटेंसेस आते थे, लोग जो वहां से मुआवजा भेजते थे, वो सब हुंडी पे हवाले में मुंतकिल हो गया। पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया। नदीम कुरैशी साहब की आवाज़ जो है वो कट रही है, हम दोबारा से कुरैशी साहब से रब्ता करते हैं और ये जो जवाब है वो जानते हैं कि मामला क्या है। लेकिन इस वक्त जो मईशत के हवाले से कहा जा रहा है कि बहुत बेहतरी है, उस बेहतरी में क्या है? हम राना अरशद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा है। राना साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आप इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं कि जी इमरान खान साहब की हुकूमत ने, यानी कि PTI की हुकूमत ने इतना कर्जा ले लिया है। आज फवाद चौधरी साहब ने बड़ा वो पूरे अदाद शुमार बयान किए हैं जिसमें कर्जे की सूरत है कि IMF से लेने वाला 13
$7.9 अरब का कर्जा आज तक पाकिस्तान ने वो लिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि 47% पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और आपकी जमात यानी पाकिस्तान मुस्लिम नून ने 35% लिया है। बाकी रह गया 18%, वो आने वाली तमाम जितनी भी हुकूमतें आज तक कायम हैं बशमूल इस हुकूमत के, उन्होंने कर्जा लिया है। तो सर आपके लीडर बैठकर कर्जों की बात करें जी, इतना कर्जा ले लिया इस हुकूमत ने, आपने तो जितना कर्जा लिया है माजी में जितनी भी आपकी हुकूमतें आई हैं आपसे ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लिया है, आप इल्ज़ाम इस हुकूमत पर लगा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं कहना ये चाहता हूं कि ये झूठों के आईजी, ये पीएचडी होल्डर, ये कौम को असल हकायत क्यों नहीं बताते? झूठ जमा झूठ, जैसे नियाजी साहब ने कहा कि यू टर्न लेने वाला वीवीवीआईपी पर्सनैलिटी होता है, तो वो फवाद चौधरी गरीब क्या चाहे? वो इसी तरह काहली की तर्जमानी किया करते थे, वो इसी तरह जरदारी साहब के गीत गाया करते थे। फिर वो पीटीआई में आने से चंद हफ्ते पहले उनके अपने प्रोग्राम निकालने वो इमरान न्याजी साहब को क्या क्या इल्काबात दिया करते थे। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हमने तो 5 साल में 10,000 अरब अगर लिए थे तो फिर कराची से लाहौर तक पाकिस्तान की आवाम को मोटरवे दिया, फिर हमने बिक्की पावर स्टेशन दिया, फिर हमने जंग हेड हवेलियां बहादुर शाह पावर स्टेशन दिया, हमने कसूर दिया हेड बल्लो की, हमने साइबर पावर स्टेशन दिया, हमने मुल्क के अंदर हॉस्पिटल, हेल्थ और फार्मर को प्रमोट किया, फैसिलिटेट किया। तो ये मुझे बताएं कि जो ये 14,000 अरब कर्जे ले चुके हैं, 14,000 अरब कर्जे लेने के बाद मुल्क को क्या दिया? जब नवाज साहब के दौर में ग्रोथ रेट 5.8 था तो पूरी दुनिया को पता था। अब झूठे और अली बाबा 40 चोरों फनकारों का जो ग्रुप है झूठ बोलता है। भाई नवाज साहब के दौर में तो 100 रुपए की 2 किलो चीनी आती थी और अब 120 रुपए की जो चीनी हो चुकी है। फिर मैं समझता हूं कौम को धोखा दिया जी, हमने चीनी पर एक्शन ले लिया और मेरे भाई चीनी पर एक्शन ले लिया। राना साहब पूछ रहे थे कि ये कौन सी सम दुरुस्त है जिसकी जानिब जा रहे हैं। मैं नदीम कुरैशी साहब ये गिनवाया गया, मैं राना साहब मैं नदीम कुरैशी साहब से जवाब ले लूं। नदीम साहब, ये पाकिस्तान मुस्लिम नून कह रही 5 साल में हमने कर्जा लिया तो क्या कुछ बदला है? आपने क्या बदला है सर 3 साल के अंदर जो आप कर्ज ले रहे हैं, सिवाय कर्जों की किस्तों के अलावा मुल्क को क्या दिया है? नदीम कुरैशी साहब, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच रही है, दोबारा से कनेक्ट करते हैं नदीम कुरैशी साहब को उनसे। आज जो मियां नवाजी साहब के दौर में 32 से 35 रुपए किलो आटा था, आज 90 रुपए किलो हो चुका है। रोटी 2 रुपए की थी तो आज तो 12 रुपए की रोटी न्याजी साहब ने दे दिया कौम को। और इतना झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि 2018 से 2021 तक 1 अरब दरख्त लगाए। आज झूठ बोल रहे थे न्याजी साहब और फरमान साथ जारी करते हैं कि 2023 तक हम 10 अरब लगा देंगे दरख्त। भाई पहले जो ऑनरेबल कोर्ट के जजेस ने कहा कि बिलियन ट्रीज कहां है, उसका जवाब नहीं देते। फिर वो जो मेट्रो बस पेशावर के नाम पर 23 अरब का मंसूबा 125 अरब के नाम पे खा गए हैं। ना नैब बोलता है और ना न्याजी साहब के तर्जमान बोलते हैं। और अब जुल्फी बुखारी साहब कहां है? आया वो चिंची पे बैठ के गया है या स्पेशल जहाज पे गए हैं? ये वही जुल्फी बुखारी है सर। ये स्पेशल जहाजों वाली बड़ी पाकिस्तान की हिस्ट्री अजीब है। कोई वजीर खजाना स्पेशल जहाज पे चला जाता है, कोई मुआविन खुसूसी स्पेशल जहाज पे भाग जाता है। ये स्पेशल जहाजों का मामला बड़ा अजीब है। कोई डार साहब हों, कोई जुल्फी बुखारी साहब हों, ये हाथ नहीं आते हैं, वापस भी नहीं आते। कोई भी हो, माय पॉइंट इज कि किसी को भी स्पेशल जहाज में नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। रावलपिंडी रिंग रोड अरबों रुपए का करप्शन एक्सपोज हो गई तो ड्यूरिंग दीज डेज
क्यों ये जुल्फी बुखारी क्यों नहीं नैब में रोका? सही हो गया, बिल्कुल सही। मैं इस पे बात कर लेते हैं, लेकिन मैं नदीम कुरैशी साहब से दोबारा से उनसे जवाब जान लें कि उनकी हुकूमत क्या कर रही है। सर सवाल बड़े अहम है, आपके भी मेरे भी। अच्छा, नदीम साहब से दोबारा से राब्ता करते हैं, लेकिन राना साहब आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए सवाल एक और बड़ा अहम है। शहबाज शरीफ साहब वापस इस वक्त सियासत में मुतारिक है। PDM के 2 दिन पहले वो इजलास में भी मौजूद थे, मरीम नवाज साहिबा भी वहाँ हैं। तो सर अब क्या चलेगा किस तरह से कि एक मज़ाहमत और एक मफाहमत दोनों साथ साथ चलेंगे? पार्लियामान में लीड करेंगे शहबाज शरीफ साहब और बाकी जल्द से जुलूस एहतजाज को लीड करेंगी मरीम नवाज साहिबा। तो 2 तरीकाकार के तहत आपकी जमात चलेगी। मुदस्सर इकबाल साहब, मैं आपकी फहमो फरासत पर आपको एप्रिशिएट करता हूं। आप बहुत माशाल्लाह और ग्रास रूट डीपली निगाह रखते हैं। आप ये देखें कि अगर PDM का इजलास था तो फजलुर रहमान साहब के साथ मियां शबाशी साहब थे, खड़े थे एज ए प्रेसिडेंट ऑफ PMNL, और साथ ही मरियम बीबी एज ए नायब सदर खड़े थे। वहां पर यासिर इकबाल थे, वहां पर राना सनाउल्लाह थे, वहां पर शाह खान अब्बासी थे। बयानिया एक ही है, मियां मोहम्मद नवाशी साहब का। शबाशी साहब भी उसी को फॉलो करेंगे, मरियम बीबी भी उसी को फॉलो करेंगे, और हमारी CWC और तमाम कारकुन जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब का बयानिया क्या है? वोट को इज्जत दो, आइन की बालादस्ती और 22 करोड़ आवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़। ये आप देखें PTI वाले कैसे एक्सपोज होते हैं कि जो इनका 5वां नंबर है ना कराची में, वो NA 249 यही इनका नंबर था। और अब देखें कश्मीर पर डाका मारने के लिए तैयारियां शुरू। कश्मीर के इलेक्शन डस्का नहीं भूला, डस्के से सबक नहीं सीखा। अब कश्मीर पर इलेक्शन को शब्बे खून के जरिए फिर वो गिलगित बल्तिस्तान वाली रोशनी यहां किरणें लेकर आ रहे हैं, जो अब कामयाब हम नहीं होने देंगे। मुदस्सर इकबाल साहब, शबाशी साहब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते रहे हैं, आज भी उनका है, लेकिन फाइनल डिसीजन जो है मुस्लिम लीग नून में वो मियां मोहम्मद नवाज साहब। सही हो गया, मियां नवाज साहब के फाइनल डिसीजन है। तो राना साहब, क्या उस डिसीजन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से कोई मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी में क्या वापसी हो, PDM का इकट्ठे मूव हो, या फिर आप रास्ते जुदा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी अपोजिशन करेगी, आप अपनी अपोजिशन करेंगे? तो ये तय है अब? नहीं, मियां नवाज साहब का मौका बड़ा क्लियर है कि PDM की तमाम जमातें काबिल एहतराम है, लेकिन वो 26 पॉइंट जिन पर ऑलमोस्ट हम सब मुतफक थे। हाँ, इस्तीफों पर पहले भी तहफात थे पीपल्स पार्टी के, लेकिन सडनली जब धरना अनाउंस हो चुका था और 4 दिन बाद धरने में जाना थे, तो फिर वहां पर जरदारी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू जो है फौरी तौर पर यू टर्न वो समझ से बालातर था कि जो वीडियो लिंक के जरिए जरदारी साहब पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे, उसी तरह मियां नवाज साहब मौजूद थे, तो वो जरदारी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बाहर सोशल मीडिया पर भी उसी तरह चल रहा था। इन चीजों पर हमें तहफात हैं, और चेयरमैन सेनेट में हमने गिलानी साहब को वोट कास्ट किया, मियां नवाज साहब के हुक्म पर 83 MLAs ने वोट कास्ट किया। मैं खुद उस दिन कौमी असम्बली में मौजूद था, और आप यकीन करेंगे गिलानी साहब जीते हैं PDM और मुस्लिम लीग नून की वजह से। हमने उनको वोट दिया एज ए चेयरमैन ऑफ सेनेट, 42 और 749 होते हैं। हमारे उम्मीदवार गिलानी साहब जीते थे, लेकिन 48 वाले डिक्लेयर हो गए। हम तो गिलानी साहब को चेयरमैन सेनेट बनाना चाहते थे, आज भी हमारे पास 2.5 वोट है, 30 अगर उनके पास हैं तो ले आए, उनको चेयरमैन सेनेट बनाते हैं। और अपोजिशन लीडर की जो तरीकेकार अपनाया गया है, इस पर पीपल्स पार्टी को रिव्यू में जाना चाहिए। हाँ, अपना रिव्यू में जाते हैं तो PDM में वापसी पर बिल्कुल। अच्छा राना साहब, मैं PDM के लिए जो मामलात हैं उस पर भी बात करें, हमारे साथ ही रहेगा सिद्दीक साजिद साहब, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा खुसूसी इस्लामाबाद से। PDM की तमाम तर सूरत हाल पर सिद्दीक साजिद साहब आप नज़र रखे हुए हैं। जब 11 जमातें थी, फिर 10 रह गई, 10 के बाद अब 8 रह गई हैं जमातें, तो अब क्या सूरत हाल है इस PDM की? क्या वाकई शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहब जो पिछले 2 दिन पहले इजलास हुआ है उसमें अब वो मूव दोबारा से बनेंगी PDM की, जो हुकूमत मुखालिफ तहरीक की सूरत में नज़र आएगी, या फिर अब जल्द से जुलूस, गुफ्तन, नशिस्तन, बर्खास्तन का मामला होगा?
बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि अब सिर्फ ये नशिस्तन गुफ्तन और बर्खास्तन वाला मामला ही होगा। अगर इसमें आपने खुद देख लिया कि अगर जलसे जुलूस भी करने हैं वो तो अब जुलाई में जाकर जो करने जा रहे हैं। और ये तो वाज़े तौर पर एक चीज नजर आ रही है कि इस हुकूमत को अब पीडीएम से कोई खतरा नहीं है। अब पीपल्स पार्टी की एक अलग लाइन है और इनकी एक अलग लाइन है, बाकी जो 8 जमातें हैं। और उस दिन शहबाज शरीफ की जो ख्वाहिश थी कि नून लीग के पीपल्स पार्टी और एएनपी आ जाएं, वापस आ जाएं, तो इस हद तक माना गया कि पार्लियामेंट के अंदर बतौर अपोजिशन लीडर जो ताउन है वो पीपल्स पार्टी से मांगेंगे। तो वो उस ताउन के लिए अब से थोड़ी देर पहले हमारी निगाह बुखारी से बात हुई तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, अगर बतौर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ हमसे रब्ता करते हैं तो फिर हम बजट की मंजूरी रखवाने के लिए उनके साथ ताउन करेंगे। लेकिन साथ उन्होंने वाजे कर दिया कि जो पीडीएम का जहां तक मामला है पार्लियामेंट के बाहर, उस हवाले से हम तब इनके साथ बात करेंगे जब ये 20 सितंबर वाले एक्शन प्लान पे वापस आएंगे। यानी कि वो एक्शन प्लान जो है वो यही है कि जो स्ट्रेटजी पीपल्स पार्टी जमात की, लॉन्ग मार्च की और दीगर इश्यूज की, उसको जो है वो फॉलो किया जाए। उसके ऊपर अब ये जमातें जो है वो तैयार नहीं है। तो जबकि पार्लियामेंट के अंदर अब शहबाज शरीफ को थोड़ा सा रह गया और दूसरा जो है वो मरियम नवाज ने भी ये बात मनवा ली कि मशरूत इनकी रजामंदी होगी तो तभी ये वापस आ सकेंगे पीडीएम के अंदर। वो उसी सूरत में है कि वो वजाहत दे दें या माफी मांग लें, उसी सूरत में वो बात थी। तो अभी तक इनका जो इस वक्त जो बयानिया है वो पीडीएम के जो शामिल 8 जमातों का, उससे पीपल्स पार्टी टोटली तौर पर जो है वो अलग नजर आ रही है। हाँ, बजट की इजलास के मौका पर पीपल्स पार्टी ने मशरूत तावन उस सूरत में देने का ऐलान किया है कि जब शहबाज शरीफ बतौर अपोजिशन लीडर उनसे राब्ता करें। सही। तो सिद्दीक साजिद, मौलाना फजलुर रहमान का किरदार ये जोड़ने के हवाले से बड़ा, क्योंकि जब ये पीडीएम बन रही थी तब भी दोनों बड़े रहनुमाओं के मामला तय करने, दोनों बड़ी जमातों को इकट्ठा करने में वो फाल रहे हैं। तो ये अब तसव्वुर किया जा रहा था कि शहबाज शरीफ साहब जब आएंगे, मौलाना के साथ मुलाकात होगी तो फिर कोई ना कोई रास्ता वापसी का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए निकलेगा। तो यहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान का किरदार क्या रहा है? मुदस्सिर साहब, मौलाना फजलुर रहमान ने वही बात मानी है जो नवाज शरीफ का मौक़िफ़ है, जो शायद खकान अब्बासी का मौक़िफ़ है या मरियम नवाज का मौक़िफ़ है। वो नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं। शहबाज शरीफ का प्रॉब्लम ये है कि उनको भी आखिरकार बड़े भाई की ही बात जो है वो मानना पड़ती है। वो मुफाहमत की सियासत चाहते हैं, जबकि मरियम नवाज और शायद खकान अब्बासी और इवन के मौलाना फजलुर रहमान ये थोड़ा सा उससे आगे जाना चाह रहे हैं। और नवाज शरीफ का तो मौक़िफ़ आपको मालूम ही है, वो तो साथ से पीछे आने को तैयार नहीं है। वोट को जो इज्जत देने वाला मामला है, तो उसी वजह से जो मौलाना फजलुर रहमान है वो इस वक्त के बयानी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। अलबत्ता जो राब्ते शाब्ते अफगानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर वो ब्रीफिंग जो अमेरिकन फौजी अड्डों के मुतालिक है, उसके ऊपर जो है वो फजलुर रहमान ने कहा है कि पार्लियामेंट का इजलास जो है वो बुलाया जाए। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो शहबाज शरीफ से ज्यादा नवाज शरीफ के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, सिद्दीक साजिद हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे कि अब पीडीएम की सूरत हाल जो है वो एक्चुअल इस वक्त क्या चल रही है। बहुत शुक्रिया सिद्दीक साजिद, इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद थे। नदीम कुरैशी साहब से हमारा रब्ता हुआ है। नदीम साहब, एक तो आप बात उस वक्त कर रहे थे कि क्या चेंज है, दूसरा हम बात करते हैं पीडीएम के मामले के हवाले से, तो अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा कुरैशी साहब। देखिए, मैं आपको अर्ज ये कर रहा था कि हमने देखना है ये है कि मुआशी तौर पे पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा है। बड़ी वाज़ेह सी चीजें हैं, सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड है, कोई जुबानी जमा खर्च नहीं है। पाकिस्तान के नेशनल एसेट देखें जुलाई 2018 में क्या थे, आज देखें पाकिस्तान के नेशनल एसेट क्या है। हमें देखना ही है कि पाकिस्तान का 2018 में करंट अकाउंट डेफिसिट कितना था, कितनी ट्रेड डिफरेंस था पाकिस्तान का, एक्सपोर्ट्स कितनी थी, इंपोर्ट्स कितनी थी। जो मुआशी माहिरीन है नहीं हूँ, लेकिन एक लेमैन की लैंग्वेज में, एक आम आदमी की सोच बूझ के मुताबिक तो हर चीज बड़ी वाज़ेह है। हमें देखना यह है कि ओवरसीज पाकिस्तानी 1 करोड़ से ज्यादा वो पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क अपने बच्चों का पेट पालने के लिए स्ट्रगल करते हैं, जदोजहद करते हैं, पाकिस्तान को भी सर्व करते हैं, जरिए मुबादला भेजते हैं, उनका पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम से, पाकिस्तान के उस वक्त के तमाम निजाम हुकूमत से एतबार इतना उठ गया था। सिर्फ हुंडी, हवाला और दीगर वे से रकमें ट्रांसफर हुआ करती थी। पाकिस्तान का बैंकिंग सिस्टम पाकिस्तानी ओवरसीज बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था। आज 10 महीने से $2 बिलियन, $2 अरब से ज्यादा की फॉरेन रेमिटेंसेस पाकिस्तान आ रही है। $24 बिलियन हिस्ट्री में कोई शख्स मुझे दिखा दे ये बात कि पाकिस्तानी ने इतना बड़ा ज़र मुबादला बैंकिंग सिस्टम के जरिए भेजा हो।
आपने भी कराची की बात की, तो ये जो बिजनेस लाखों शेयर का जो बिजनेस हो रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? और इसके साथ साथ ये सारे जो इंडिकेटर मईशत के हैं, इन्होंने अल्टीमेटली आम आदमी की जिंदगी में भी बेहतरी लानी है। सही। अब इसको पीएमएलएन वाले तो कभी नहीं मानेंगे कि जिन्होंने हमेशा फेक फैक्ट एंड फिगर देके पाकिस्तानी कौम को भी बेवकूफ बनाया, इंटरनेशनल इदारों को भी बेवकूफ बनाया। यही पाकिस्तानी रुपया सिर्फ डॉलर मार्केट में इंजेक्ट किया जाता था, कागजों में वो डॉलर मौजूद हुआ करता था, वो डॉलर मार्केट में इंजेक्ट करके रुपए को नीचे। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट ने ओपन ट्रेड डॉलर की डॉलर अब ग्रेजुअली पाकिस्तानी करेंसी के मुकाबले में वीक होता जा रहा है। इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाला जो बजट सर है, करे कि ये बेहतर हो जाए, लेकिन अभी तो उस बजट की तरफ जाएंगे। 3 दिन से हम ये देख रहे हैं कि डॉलर की कदर में भी इजाफा हो गया, जैसे सोने की कीमत में भी इजाफा हुआ, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं वो हो जाए। मैं आजिज धामरा साहब हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रमूद हैं, हम पीडीएम के हवाले से कुछ बात कर रहे थे, उस पर मैं चाहूँगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा ज़रूरी है। धामरा साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। धामरा साहब अब ये बात तो हुई कि नईर बुखारी साहब ने कुछ देर पहले ये बात की कि अगर इजलास में बजट इजलास के हवाले से अपोजिशन लीडर बात करेंगे तो हम ज़रूर उनके साथ ताउन करेंगे, लेकिन उसके बाहर जो एक अपोजिशन की सियासत है उसका हिस्सा उस तरह नहीं हो सकते जब तक सितंबर के उस सारे मामले पर वापस पीडीएम नहीं आ जाती है। तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बतौर अपोजिशन सियासत पार्लियामान के अंदर और बाहर खास तौर पर वो क्या होगी जब वो पीडीएम के साथ ही नहीं है? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें दोनों अलग सूरत हाल है। ऐवान के अंदर अदा करना जो है वो एक अलग मैटर है, और मेरे ख्याल में कि पीडीएम जो है अब वो पीडीएम नहीं रही पीपल्स पार्टी और एएनपी के निकलने के बाद। और यह है कि ये खुशाइंदा बात है कि आज भी गो के हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है, मगर पीडीएम हमारे ही मौक़िफ़ को लेके सियासत कर रही है। हमने यही कहा था, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने यही कहा था कि हम पार्लियामेंट के अंदर अपना रोल प्ले करें, पार्लियामेंट के अंदर हम अदम एतमाद की तहरीक लाएं, मौजूदा हुकूमत को टफ टाइम दें और सख्त अपोजिशन करें, उसके बाद इस्तीफों का मामला आता है। मगर वो हमें उस टाइम तंज किया गया और हमें ये इल्जामात लगाए गए कि शायद हम इत्तेहाद को तोड़ना चाहते हैं, मगर ये फैसला शायद ये बहुत पहले कर चुके थे ये लोग कि उन्हें इस्तीफाएं नहीं देनी और इस्तीफाओं को अब ना लॉन्ग मार्च हो रहा है, ना इस्तीफा हो रहा है, ना ये कल भी जो पीडीएम का परसों इजलास हुआ था उसमें पीपल्स पार्टी ही ज़ेरे बहस रही। और मैं थैंकफुल हूँ पीडीएम की तमाम जमायतों का कि आज भी पीपल्स पार्टी उनको याद है और पॉलिसी भी वो पीपल्स पार्टी की अपनाए हुए हैं और कंटिन्यू करके बैठे हुए हैं। और उनकी प्रेस रिलीज में कहीं नहीं लिखा कि कब वो इस्तीफा दे रहे हैं और कब लॉन्ग मार्च वो शुरू कर रहे हैं। उन्होंने जलसों का जो है वो शेड्यूल दिया है और अपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर सख्त करने की बात की है, वही बात जो पीपल्स पार्टी शुरू से कर रही थी। तो मेरे ख्याल में कि पार्लियामेंट के अंदर भी अपोजिशन, बाहर हम पीडीएम का हिस्सा अभी नहीं है जब तक पीडीएम अपनी पॉलिसी की वो वजाहत नहीं करती कि उन्होंने अचानक जो ऐलान किया था लॉन्ग मार्च से कनेक्ट कर दिया था इस्तीफाओं को। तो आज भी अगर पीडीएम का बहुत अरसे के बाद इजलास हुआ तो उसमें बात तो यही होनी चाहिए थी कि हम फिलहाल तारीख दे रहे हैं और फिलहाल तारीख को लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया। आजिज धामरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमें यहाँ पर एक ब्रेक, दीगर मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे तब्दीली क्या है, फ़र्क क्या है कि अब पीडीएम पाकिस्तान मुस्लिम नून है तो वो इस्तीफे कब देगी, वो लॉन्ग मार्च कब करेगी जिसके लिए पीडीएम टूट गई थी। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम नून और पीडीएम के मामलात के हवाले से कि अगले आने वाले दिनों में क्या लाया अमल होगा। राना अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, ये सर आपकी बाकी पीडीएम रह गई है, आपका उस वक्त भी ये था कि लॉन्ग मार्च भी हो लेकिन उसके साथ इस्तीफ़ों का मामला हो, तो अब इस्तीफ़े आपकी जो बाकी जमातें मौजूद हैं, 8 जमातें जिनमें से कुछ पार्लियामान में कुछ पार्लियामान में नहीं हैं, वो कब इस्तीफा देंगी या इस्तीफों के ऑप्शन पसे पुश चला गया है? राना अरशद साहब, आपकी आवाज़ जो है वो नहीं आ रही है।
मेरा सवाल आपसे है कि अब जो बाकी पीडीएम की जमातें, जिसमें आपकी सबसे बड़ी जमात है, पार्लियामान में सबसे ज़्यादा मेंबरान आपके हैं, सबसे बड़े सूबे के अंदर भी और नेशनल असम्बली के अंदर भी, तो आप लोगों ने कोई स्ट्रैटेजी अपनी जमात के लेवल पर बनाई है कि कब इस्तीफे दिए जाएंगे? राना अरशद साहब से दोबारा से रब्ता करते हैं जी, उनसे जवाब जानना ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यही इल्ज़ाम लगा रही कि जो हम कहते थे वो तब नहीं किया गया और अब जो इस्तीफ़े हैं वो कहाँ हैं, किधर हैं और कब हैं। नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम कुरैशी साहब, बड़ा मुश्किल हो जाएगा अब, क्योंकि आज आखिरी दिन है मई का, अगला महीना जून, जिसे वैसे बजट का महीना कहा जाता है, अब चंद दिन बाकी रह गए हैं बजट में। ये बजट की मंजूरी के लिए अगर अपोजिशन इकट्ठी होती है तो फिर आप क्या करेंगे? आपके पास तो अपने भी लोग जो हैं वो नाराज हैं। देखिए मुदस्सिर, हम इंशाल्लाह ये बजट आपके सामने प्रोविंशियल लेवल पे भी, फेडरल लेवल पे भी पास करवाएंगे। बड़ी खुश उसलूबी से सारा मरहला हल होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के जो टारगेट्स हैं उसमें अवामुल नास की बेहतरी, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल का इस्तेहकाम, पाकिस्तान के इंटरनेशनल इमेज की बेहतरी, ये अव्वलीन तरजीहात है। जबकि जो आज पाकिस्तान की करते हैं, ये 35-40 साल, मुझे बार बार ये बात कहनी पड़ती है, ये मुख्तलिफ सूरतों में इस मुल्क में इक़्तिदार में रहे। मैं तीनों बजट सेशन जो हुए हैं अभी हमारी गवर्नमेंट के, मैं उनका पार्ट रहा हूँ। प्रोविंशियल लेवल पे किसी एक सेशन में भी पंजाब में PMLN, पीपल्स पार्टी, इनके तमाम तावियों ने एक बार भी किसी अवामी मसले पर डिबेट में हिस्सा नहीं लिया। दोनों बजट सेशन में ना सिर्फ उन्होंने एजिटेट किया, बल्कि कभी हमजा शहबाज के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करवाने की कंपेन की, लीग साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए कंपेन की, कभी इन्होंने मियां नवाज शरीफ के केसेस के हवाले से बात की। मैं तो रुकने असेंबली बना पहली बार, मैं समझता था ये बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं, ये बड़ी कोई शानदार तजावीज देंगे। गवर्नमेंट के प्लान में नकाइस निकालना, टीवी पर बैठकर पढ़ना, लेकिन अल्टरनेट हल देना। अपोजिशन जो होती है वो गवर्नमेंट डिबेटिंग होती है, लेकिन यहाँ सूरत हाल ये है कि प्राइवेट फैमिली लिमिटेड की तरह से जो पॉलिटिकल कल्चर पाकिस्तान में रहा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज पे मखसूस खानदानों का कब्जा रहा, और अब वो थर्ड जनरेशन को उन्होंने यहाँ उतारा मार्केट में कि जी अब ये इन 22 करोड़ लोगों को ये 10, 15, 12 खानदान है, ये लीड करेंगे। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को ये एज है कि हमने ना सिर्फ इनको कौम के सामने बेनकाब किया, बल्कि आज देखें। लेकिन नदीम साहब, आपके लिए तो अपनी मुश्किल है कि कुछ आपके अपनी जमात के इलेक्टेबल्स हैं, वो एक अलग ग्रुप बना के प्रेशराइज कर रहे हैं, तो वो तो आपका ये ना हो कि बाहर आप नकब लगा रहे हों कि अंदर ही आपके साथ नकब हो जाए। देखिए, हमने किसी जगह नकब नहीं लगानी। अच्छा, इमरान खान एक अपराइट शख्स है, स्ट्रेट फॉरवर्ड शख्स है, एक कौमी इशू पर उस शख्स ने इस कौम के साथ ना झूठ बोला, ना लोगों को गलत फैक्टर फिक्र दिए। बड़े मुश्किल फैसले, पॉलिटिकल गवर्नमेंट जितने मुश्किल फैसले नहीं करती जितने इमरान खान ने किए। मैं खुद एज ए वर्कर समझता हूँ कि बड़े मजबूत आसाम का शख्स है कि जिसने इस मुश्किल में पड़ी हुई कौम को लॉन्ग टर्म बेसिस पर स्ट्रेंथन करने के लिए बड़े मुश्किल डिसीजन किए। उन्होंने कौम को कोई झूठ का लॉलीपॉप नहीं दिया। जहां पर चलाई गई कागजात में कुछ था, हकीकत में कुछ था। स्टेट बैंक के किसी सीनियर जो रिटायर हो गए ऑफिसर उनको बिठाए और शपथ जेबी साहब को किसी प्रोग्राम में आप ले, वो सारी चीजें आपको बताएंगे जो सुन के कौम के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह ये बजट भी माजी के बजट की तरह जो गवर्नमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा गवर्नमेंट ने पेश की है, बड़ा आसानी से पास होगा। चलें, आप तो कह रहे हैं कि आसानी से पास जो है वो बजट करवा लेंगे, तो राना अरशद साहब, हुकूमत तो इस पर बड़ी पुरुम्मीद है कि बजट वो आसानी से पास हो जाएगी। आप बजट पास करने में ना करने में जो आपका रोल होगा, लेकिन सर मेरा सवाल था कि आप इस्तीफे देने में क्या है, क्योंकि आपका ही सबसे बड़ा मुतालिबा था, अब आप ही रह गए हैं पीडीएम में लीड करती हुई बड़ी जमात, तो फिर इस्तीफा कब देंगे, बजट से पहले या बजट के बाद? मुदस्सिर इकबाल साहब, इस्तीफे देना मैटर नहीं करता। इशू ये है कि जो पीडीएम, जो अपोजिशन, हमारा एजेंडा जो है वो बड़ा क्लियर है। जब मियां शहबाज साहब ने बात की थी इंसाफ मशीयत की, ताकि डॉलर को कंट्रोल किया जाए, महंगाई को कंट्रोल किया जाए,
तो ये नलायकों ने कहा कि हमसे एनआरओ मांगते हैं। ये एनआरओ दे सकते हैं? ये इस काबिल है? ये तो इनको तो घर वाला जो कितना ये नहीं तो चला सकते। राणा साहब कथा कलामी की माफी मैं चाहूंगा। राणा साहब कथा कलामी की माफी चाहूंगा। आप कह रहे हैं इस्तीफे मैटर नहीं कर रहे। सर, ये इस्तीफों के मामले पर तो दो बड़ी जमातें आपके साथ से अब बिल्कुल अलग हो गई हैं, क्योंकि यहाँ तो मसला क्रिएट हुआ था। आप इस्तीफे चाह रहे थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं चाह रही थी, वहां से इख्तलाफ हुआ और लॉन्ग मार्च और सारी चीजें पस से पुश चली गई। मुदस्सिर साहब, इशू ये है इस्तीफों का ऑप्शन लास्ट पे था और लास्ट पे ही होता है। जब इस्तीफे आने हैं 156 या 160 के करीब, तो देन रीपोल नहीं होगा, तो वहां पर दोबारा इलेक्शन नहीं होंगे। ये उस वक्त की नजाकत का तकाजा होगा। लिहाजा मैं समझता हूँ कि जो जरदारी साहब को सूट करता था वो गेम करके छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन आपको पता है कि बिलावल साहब ने कितनी दफा कहा था कि हम सिंध गवर्नमेंट भी छोड़ देंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज इनकी खारजा पॉलिसी क्या है। इनको पता है कि जब अमेरिकन ने इज्जत करना है अफगानिस्तान से, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो बाउंड्रीज है उनके हालात का इनको अंदाजा है। ये तो आप ये देखें कि जो सऊदिया यूएई के हालात है, यही उनको मनाते जाते हैं, मिन्नत सवाल करते हैं और फिर वहां से खतराने के चावल लेकर आ जाते हैं। ये इनका तकाजा है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बजट अजलास का कोई इजलास होगा और बजट में गवर्नमेंट बजट पास भी कर लेगी। लेकिन इशू ये है कि जो अवाम महंगाई की चक्की के पिस रहे हैं, 2.5 साल पहले यही डालडा की 125-30 रुपए का था, अब 300 रुपए का है। आपका डॉलर 108 रुपए का था, अब डॉलर 157 रुपए का है। आज जिम्मेदार इसलिए रो रहा है कि डीएपी की बोरी 2500 की थी, आज 5,500 की डीएपी की बोरी है। जिम्मेदार रो रहा है, जिम्मेदार पीट रहा है। जो बिजली हम उनको देते थे 5 रुपए 35 पैसे का यूनिट, वो 12 रुपए का हो चुका है। और यूरिया की बोरी 1250 की थी, वो 2000 की हो चुकी है। आप ये अंदाजा लगाए कि जब जिम्मेदार रो रहा है, ये रोटी 2 रुपए की थी, सिर्फ 4 रुपए की होगी, अब 12 रुपए की रोटी है, 22 से 25 रुपए का नान हो गया। गरीब किधर चला जाए? चीनी में कंट्रोल होती नहीं। अगर लेकिन राणा साहब, ये भी तो इसी हुकूमत के दौर में हुआ कि इतना बड़ा रेवेन्यू इकट्ठा नहीं कर सके। आपकी हुकूमत 5 साल में भी, उन्होंने इस साल में जितना बड़ा रेवेन्यू इकट्ठा किया, वो कह रहे हैं इतने बुरे हालात, कोविड की सूरत हाल, पूरी दुनिया की मईशत मनफी में चली गई। हमारे कराची स्टॉक एक्सचेंज में इस वक्त जो है वो रिकॉर्ड बिजनेस, पाकिस्तान की तारीख में, स्टॉक एक्सचेंज की तारीख में इतना बिजनेस नहीं हुआ। तो वो करेंगे यहाँ सूरत हाल ये है। IMF तारीफ कर रहा है कि यहाँ जो सूरत हाल है। मैं आपका पॉइंट समझाऊं, लेकिन हमारे दौर में आपकी स्टॉक एक्सचेंज 5.8 उसका रेट था। अब आप ये देख लें कि अब 35,000, 4,000 और 48-4200 तक है। सरमायाकारी लोग करना चाहते हैं। लेकिन आप देखें कि आटा माफिया में तो पकड़ा गया, वो हमारा पुराना टिकट होल्डर सभी जो चौधरी साहब मिनिस्टर, उसकी कुर्बानी देकर जिला कर दिया और फिर आटा माफिया दफन हो गया। उसके बाद चीनी माफिया का हाल देख लें। 2.5 साल पहले 100 रुपए की चीनी आती थी और फिर 115 रुपए चीनी हो चुकी है। चने की दाल 75 रुपए थी, अब लाहौर में 190 से 200 रुपए किलो तक की ये चने की दाल मिल रही है। मेरे कई गरीब किधर जाए? गरीब जो 98% होते हैं उनको आवाम ने रिलीफ देना होता है। अब गवर्नमेंट में थे तो हमारी जिम्मेदारी थी, ये है तो इनकी जिम्मेदारी है। ना घर से हम सब्सिडी लाकर देते थे, ना इन लोगों ने देनी है। आज सही। चले मुझे ब्रेक पे जाना है। मैं क्विकली सिर्फ ये अवाम को रिलीफ कब मिलेगा जो है वो नदीम साहब, अवाम को रिलीफ कब मिलना है? मुदस्सिर साहब सुनिएगा जरा गौर से जी, क्योंकि राणा साहब ने तो किसी बात का ना लॉजिकल बात की है ना दलील दी है। इन्होंने फरमाया जमींदार रो रहा है, इनसे कहें किसी जमींदार से मिलकर देखें। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पाकिस्तान में 5 बम राणा साहब नदीम साहब की बात सुन लेते फिर सर वक्त सही ठीक हो गया सर। डीएपी की बोरी भी महंगी है, यूरिया भी महंगी है, मैं खुद बता सकता हूँ सर महंगी है। बात तो सुन लेते हैं ना, बात पूरी हो। आज 500 रुपये
सर राना साहब कुरैशी साहब की बात सुन लेते फिर आपसे बात। जी कुरैशी साहब, देखिए मैंने राना साहब की तमाम इनका बातें खिताब बड़ी खुशी से सुनता हूँ। इनमें सच सुनने की अखलाकी जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तान में पहली बार पिछले 30 साल की हिस्ट्री में गन्ना, चावल, चना, ये 5 जो मेन बम्पर क्रॉप्स हुई हैं, मेन बम्पर क्रॉप 20% से 50% इजाफा हुआ। पाकिस्तान की एग्रीकल्चर हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम शुगर केन के फार्मर को, गंदुम के फार्मर को, मकई के फार्मर को, चने के फार्मर को कैश पेमेंट हुई। दौर में शुगर मिल्स के पास ट्रॉली खड़ी होती थी, लाइनें लगकर 6 माह के बाद पेमेंट हुआ करती थी। पाकिस्तान का फार्मर जितना इमरान खान के दौर में खुशहाल है, किसी दौर में नहीं है। आज आप सिर्फ सब्जियात के और फ्रूट्स के रेट मालूम करें, पिछले 10 साल की हिस्ट्री में कम तरीन सतह पर रेट है। अभी ये बड़ा शोर मचा रहे थे कि दाल का रेट 180 रुपए हो गया। और भाई आपने अपने दौर में पाकिस्तान के फार्मर का मुआशी कत्ल किया है। 95% दालें इंपोर्ट होती है इस मुल्क में। आज से 30 साल पहले इस मुल्क में 80% दालें यहाँ मुल्क हुआ करती थी। मैं मुल्तान साउथ पंजाब का रहने वाला हूँ, जनूबी पंजाब में मैं बैठा हुआ हूँ। 95% पल्सेस इंपोर्ट होती है पाकिस्तान में। जब आप बैरून में सर एक चीज सारी गुफ्तगू में मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर पाया हूँ कि एक जो है वो इसमें अंडरस्टैंडिंग वाला समझने की भी है। मैं नदीम कुरैशी साहब और राना साहब दोनों बाप को शुक्रिया अदा करता हूँ। सिर्फ ये है कि अगर फार्मर खुशहाल होगा, अगर कीमतें यहाँ से बढ़ाई जाएंगी जितनी भी क्रॉप्स हैं, तो फिर अल्टीमेटली इधर ख़रीदार जो है वो मजदूर तबका होगा या शहरों में रहने वाला तबका, उसके लिए चीज़ महंगाई होगी। लेकिन यहाँ दोनों जानिब चीज़ें क्या वाकई हो रही हैं नहीं, ये फैसला आपने करना है। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है जब भी गर्मी आती है, कहीं ट्रिपिंग हो जाती है, कहीं टेक्निकल फॉल्ट होता है, गैर एलानिया लोड शेडिंग और एलानिया लोड शेडिंग का मामला। के इलेक्ट्रिक जिसे हमेशा से तनकीद का ये निशाना बनाया जाता रहा है कि ये इसने कभी तारें चोरी के मामलात हैं, कभी बिजली महंगी करने के मामलात हैं। पिछला साल आपको याद होगा तमाम सियासी जमातें और कराची के शहरी एहतजाज करते रहे उस गैर एलानिया लोड शेडिंग पर और यहाँ पर होने वाले हादसात पर। आज भी गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जो पिछले एक हफ्ते से बड़ी तेज़ी के साथ जारी है। किसी भी वक्त किसी भी जगह बिजली बंद कर दी जाती है, किसी को कोई मालूम नहीं है कि क्या स्केड्यूल है और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। आज भी गवर्नर सिंध ने बुलाकर बाकायदा तौर पर हिदायत भी जारी की हैं और सख्ती से अहकामात भी दिए हैं। लेकिन हम मुसलसल राब्ता कर रहे हैं के इलेक्ट्रिक के जो तर्जुमान हैं उवैस मुंशी साहब, उनसे राब्ता कर रहे हैं, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं कि भाई किस वजह से ये लोड शेडिंग हो रही है। इसी तरह से मोनस अब्दुल्ला अलवी साहब, मोनस अलवी साहब से भी मुसलसल राब्ता करने की कोशिश करें, शायद तर्जुमान जो है वो बहुत मसरूफ़ हों, तो सबसे बड़े अफसर जो हैं वही बात सुन लें, बता दें, ऑफ एयर बता दें, ऑन एयर बता दें कि वजह क्या है, कराची वालों पर इस तरह का जुल्म क्यों हो रहा है कि कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग है, मार्केट्स जल्दी बंद हो रही हैं, जो कंजम्पशन है वो कम हो गई है, उसके बावजूद क्या बिजली की खपत कम होने से बिजली की लोड शेडिंग बढ़ गई है या फिर मामला कुछ और है। बहरहाल हमारे नुमाइंदे कफील अहमद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मुख्तलिफ लोगों से उन्होंने गुफ्तगू किया, कहते हैं कराची के लोग इस गैर एलानिया लोड शेडिंग से मुतालिक। देखिए, गर्मी में इजाफे के साथ ही कराची में जो एक सबसे अहम और बुनियादी मसला है कि बिजली का ना होना। मैं इस वक्त जमशेद रोड नंबर 3 जो है वो से मार्टिन क्वार्टर से रिपोर्ट कर रहा हूँ और मेरे कुछ शहरी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर ये बताइएगा कि बिजली इस वक्त ना होना कितना बड़ा मसला है और कितने परेशान हैं आप? मसला इतना है कि गर्मी बहुत है, गर्मी की वजह से बच्चे औरतें बड़ी परेशान हैं। सर आप क्या कहेंगे, कितना प्रॉब्लम हुआ आप लोगों को बिजली ना होने? बहुत मसला हुआ, बहुत परेशानी है बिजली का ना होने की वजह से। गर्मी होने से तबीयत खराब हो जाती है, घर में बड़ी परेशानी होती है, ना पानी होता है, ना कुछ होता है, ना खाने पीने की बड़ी दिक्कत। बिल्स कितने आ रहे हैं भाई? बिल्स तो आ रहे हैं 15,000 10,000 ऐसे आ रहे हैं। ना लाइट होती है फिर भी इतना बिल भर रहे हैं कि कोई किसी का अंदाजा नहीं है। हम मजदूर आदमी है, गरीब आदमी, कहाँ से बिल भरें? लांडी, मलीर, शाह फैसल, बल्दिया, औरंगी ये वो इलाके थे कि जहाँ बिजली मुअत्तल थी। ताहम तर्जुमान का कहना है कि बिजली जो है वो बेशतर इलाकों में बहाल। और कफील अहमद हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया कफील आपका। रऊफ नान हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद हैं। राव आगाह कीजिएगा, कुछ इलाकों में तो अब कहा जा रहा है कि 10 से 14 घंटे की लोड शेडिंग भी शुरू हो गई है, क्या सूरत हाल है?
शहर कराची के अंदर के इलेक्ट्रिक का निज़ाम मुकम्मल तौर पर धर्म भरम हो चुका है और लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे से तजावुज़ कर चुका है। कुरंगी सरजानी तक, केमाड़ी से लेके मेमनगोड तक तमाम ही इलाकों में इस वक्त लोड शेडिंग की जा रही है। यहाँ तक के जो मुस्तस्ना करार दिए गए इलाके हैं, जिसमें गुलशन इकबाल है, डिफेंस के इलाके हैं, मोहम्मद अली सोसाइटी है, ये तमाम वो पोश इलाके हैं जिन्हें लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दिया गया था और वहाँ पर भी अब जो है वो 3 से 6 घंटे जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है। शहरियों का कहना है कि जब शिकायत की जाती है तो मेंटेनेंस का नाम देकर गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है और यही सिलसिला रोज़ाना की बुनियाद पर जारी है। के इलेक्ट्रिक ज़राए बताते हैं कि बिन जो कासिम पावर प्लांट है वो बंद होने की वजह से लोड शेडिंग में इजाफा हुआ है और अब मुस्तस्ना करार दिए जाने वाले इलाकों में भी लोड शेडिंग की जा रही है। मुतासिरा इलाकों की बात करूं तो लियारी, लाइन्स एरिया, सदर, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़माबाद, सरजानी, कुरंगी, उरंगी, लियारी, ये तमाम ही वो इलाके हैं जो लोड शेडिंग की जद में, और शहर का कोई इलाका लोड शेडिंग से महरूम नज़र नहीं आता। यही वजह है कि शहर का अब एहतजाज समाजी वेबसाइट पे भी देखा जा रहा है और वो के इलेक्ट्रिक से निजात हासिल करने के लिए समाजी वेबसाइट पर एहतजाज करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन के इलेक्ट्रिक की हरमी जो है, के इलेक्ट्रिक की हरदर्मी जो है वो बरकरार है और कुछ इलाकों में अब 4 तक की गैर एलानिया लोड शेडिंग भी की जा रही है। बहुत शुक्रिया राव अफनान, हमें सूरत हाल से आगाह करने के लिए। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।